हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एंजाइम काइनेटिक्स के सेकेंड पार्ट की। पहले पार्ट में हमने ये जाना कि कैसे कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में, और हमने बात की थी इन 4 फैक्टर्स की, जिसमें से हमने सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन, पीएच और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे, ये जाना था। और आज हम जानेंगे कि मॉड्यूलेटर्स और इनहिबिटर्स का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलेटर्स से। तो चलिए बात करते हैं कि एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं। द सब्सटेंस दैट बाइंड्स टू एन एंजाइम एट अ साइट सेपरेट फ्रॉम द एक्टिव साइट एंड मे इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। ये एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एंजाइम की एक्टिव साइट की जगह किसी और साइट पे बाइंड करते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। द एडिशन और रिमूवल ऑफ एन एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर मे इंक्रीज और डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम की एक्टिविटी बढ़नी है या घटनी है, ये डिपेंड करता है कि वो मॉड्यूलेटर कैसा है। अगर उसके एडिशन से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, देन दैट इज कॉल्ड एज एलोस्टेरिक एक्टिवेशन, ठीक है। और अगर उसके एडिशन से एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड एज एलोस्टेरिक इनहिबिशन। चलिए इसको डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 डायग्राम्स दिए हुए हैं। पहला डायग्राम जो है वो दिखा रहा है एलोस्टेरिक इनहिबिशन को या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को। जब हम इनहिबिशन को पढ़ेंगे तब वहाँ पे पता चलेगा हमें कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होता है। सो बेसिकली इनहिबिशन में क्या हो रहा है, ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है और ये उसकी एलोस्टेरिक साइट है। बेसिकली ये एक ऐसी साइट होती है जो एक्टिव साइट की जगह कोई भी साइट हो सकती है, वहाँ पे आके एलोस्टर मॉड्यूलेटर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एलोस्टेरिक इनहिबिटर बाइंड हुआ एलोस्टेरिक साइट पे, जिससे क्या हुआ कि जो फंक्शनल एक्टिव साइट थी अब वो नॉन फंक्शनल एक्टिव साइट में कन्वर्ट हो गई है, या अब हमने इसको डिस्टॉर्टेड एक्टिव साइट का नाम दे दिया है। डिस्टॉर्ट होने की वजह से अब यहाँ पे सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड नहीं कर पा रहा है और यहाँ पे रिएक्शन इनहिबिट हो रही है, ठीक है। और एलोस्टेरिक एक्टिवेशन में क्या हो रहा है, वही एलोस्टेरिक साइट है और यहाँ पे ऑलरेडी एक्टिव साइट जो है वो डिस्टॉर्टेड है या नॉन फंक्शनल है। जब यहाँ पे एलोस्टेरिक एक्टिवेटर बाइंड करेगा तो ये जो एक्टिव साइट है वो फंक्शनल हो जाएगी। पहले डिस्टॉर्टेड थी, फिर फंक्शनल हो जाएगी और अब यहाँ पे सबस्ट्रेट इजीली आके इससे बाइंड कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्टिवेशन या एलोस्टेरिक एक्टिवेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्टिव साइट फंक्शनल थी फिर नॉन फंक्शनल हो गई, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे पहले जो एक्टिव साइट थी वो नॉन फंक्शनल थी और उसके बाद जब एक्टिवेटर या एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर बाइंड करेगा तो उससे क्या होगा, ये साइट अब एक्टिव साइट जो है वो फंक्शनल हो जाएगी, जिससे क्या होगा, सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और फर्दर प्रोडक्ट बनने लगेगा। सो दिस इज व्हाट द एलोस्टेरिक इनहिबिशन एंड एलोस्टेरिक एक्टिवेशन इज। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स को भी कवर कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन एज एग्जांपल, क्योंकि हीमोग्लोबिन में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इनहिबिशन या एक्टिवेशन देखने को मिलता है। सो बेसिकली हीमोग्लोबिन इज अ मल्टी सब यूनिट प्रोटीन। हीमोग्लोबिन एक एंजाइम नहीं, एक प्रोटीन है, लेकिन हम प्रोटीन का एग्जांपल यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आता है कि एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स एक्चुअली होते क्या हैं, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। पहली जो फॉर्म होती है दैट इज कैपिटल टी फॉर्म और दूसरी होती है कैपिटल आर फॉर्म। कैपिटल टी फॉर्म को हम लोग टॉट या टाइट फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि डीऑक्सी हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट करता है, और आर या रिलैक्स्ड फॉर्म जो होती है दैट रिप्रेजेंट्स द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसमें यहाँ पे 4 सब यूनिट्स प्रेजेंट हैं। सब यूनिट का मतलब ये है कि यहाँ पे चेन्स प्रेजेंट हैं, प्रोटीनेशियस चेन्स प्रेजेंट हैं, अल्फा चेन, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2 चेन्स। और ये जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द 2,3-BPG। ये एक एंजाइम होता है जो कि बेसिकली एक नेगेटिव एलोस्टेरिक इनहिबिशन देखने को हमें मिलता है, जिसकी हेल्प से। तो ये जो सब यूनिट्स हैं ये यहाँ पे सॉल्ट ब्रिजेस की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन, यानी कि जैसे ही टी फॉर्म आर फॉर्म में कन्वर्ट होने जाती है या ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होने जाती है, जैसे ही ऑक्सीजन का यहाँ पे एडिशन होता है, यहाँ पे एक एक करके सॉल्ट ब्रिजेस टूटने लगते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन ऐड हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज जो यह था वो टूट जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऑक्सीजन का नंबर हीमोग्लोबिन में अटैच होता जा रहा है, बाइंड होती जा रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए बढ़ती जा रही है। एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द एक्टिवेटर मॉड्यूलेटर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये हीमोग्लोबिन की आर फॉर्म को लाने के लिए उसको एक्टिवेट कर रहा है, उसकी एफिनिटी को बढ़ा रहा है, और इसको हम लोग पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी कहते हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे ऐड होता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, सॉल्ट ब्रिजेस टूटते जा रहे हैं और 2,3-BP
बीपीजी भी फाइनली यहाँ से रिमूव हो गया और लास्ट सॉल्ट ब्रिज टूटने के बाद ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन या आर फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो 2,3 बीपीजी होता है दैट इज द नेगेटिव मॉड्यूलेटर ऑफ द हीमोग्लोबिन। 2,3 बीपीजी के एडिशन से क्या होता है, ये आर फॉर्म जो होती है दैट विल बी कन्वर्ट इनटू टी फॉर्म या टॉट फॉर्म, जिसको हम लोग नेगेटिव कोऑपरेटिविटी भी कहते हैं और ऑक्सीजन के एडिशन को पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी कहते हैं। दिस इज व्हाट द एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन लुक्स लाइक। ओके, अब हम बात करते हैं कि फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है। So basically, body uses allosteric enzyme for regulating metabolic pathways. Such a regulatory enzyme is called as rate limiting enzyme. हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो मेटाबॉलिक पाथवेज यानी कि जो कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक पाथवेज जो चलते हैं वहाँ पे कुछ एलोस्टेरिकली एक्टिवेटेड या इनहिबिटेड एंजाइम्स होते हैं जिनको हम लोग रेट लिमिटिंग एंजाइम कहते हैं और वही क्या करते हैं, फीडबैक इनहिबिशन की तरह काम करते हैं। कैसे, अगर यहाँ पे किसी भी मेटाबॉलिक पाथवे में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ या एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ और उसकी कॉन्सेंट्रेशन वहाँ पे बढ़ रही है तो वहाँ पे उसका जो प्रोडक्ट होगा वही इनहिबिट कर देगा रेट लिमिटिंग एंजाइम को, जिसकी वजह से वहाँ पे हम फीडबैक इनहिबिशन को देख सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं हीम सिंथेसिस पाथवे का। यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम में और ग्लाइसिन मिलके एएलए बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एएलए सिंथेस, जो कि एक रेट लिमिटिंग एंजाइम है और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हमको हीम मिल रहा है। जब हीम की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है उसकी वजह से वो एक फीडबैक इनहिबिशन देता है रेट लिमिटिंग एंजाइम यानी कि एएलए सिंथेस को, जिसकी वजह से वहाँ पे रिएक्शन बंद हो जाती है और ऐसे ही ये मेटाबॉलिक पाथवेज रेगुलेट होते हैं अपनी जगह पे जहाँ पे भी वो पाथवे चल रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फीडबैक इनहिबिशन। अब हम देखते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इनहिबिशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए बात करते हैं इनहिबिशन की। इनहिबिशन जो है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, रिवर्सिबल इनहिबिशन और इरिवर्सिबल इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशन का मतलब होता है वो इनहिबिशन जहां पे इनहिबिटर के रिमूव करने से एंजाइमेटिक एक्टिविटी वापस से सही हो जाती है, लेकिन इरिवर्सिबल इनहिबिशन में अगर हम इनहिबिटर को रिमूव भी कर दें तब भी वहां पे उस पाथवे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पाथवे वहां पे ब्लॉक हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशन जो होता है वो फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइडेड है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और जो इरिवर्सिबल इनहिबिशन है उसका सब टाइप सुसाइडल इनहिबिशन आ जाता है। एक एक करके हम ये सारे इनहिबिशंस को इन डिटेल पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से। तो चलिए बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। A structurally similar inhibitor with substrate enters the active site blocks the entry of actual substrate। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं कि एक एंजाइम है और उसकी ये एक्टिव साइट है ना, और उसके बाद एक सबस्ट्रेट इससे आके बाइंड करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और फाइनली हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन एक इनहिबिटर आता है और इनहिबिटर क्या है, स्ट्रक्चरली सिमिलर है सबस्ट्रेट के। तो एक स्ट्रक्चरली सिमिलर विद सबस्ट्रेट इनहिबिटर आता है और एंजाइम से आके बाइंड कर जाता है, जो कि ब्लॉक कर देता है सबस्ट्रेट की एंट्री को उसकी एक्टिव साइट पे, क्योंकि वो इनहिबिटर भी एंजाइम की एक्टिव साइट पे ही बाइंड करता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो इनहिबिटर है और जो सबस्ट्रेट है वो आपस में कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। उसके बाद बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर इज टेम्परेरी। ये जो बाइंडिंग होती है इनहिबिटर की एक टेम्परेरी प्रोसेस है और हम इसको रिवर्स कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन टू इन्फिनिटी। अगर हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो उससे क्या होगा, उससे इनहिबिटर का जो वर्क है, जो इनहिबिटर की जो बाइंडिंग है एक्टिव साइट से, वो रिवर्स हो जाएगी और वापस से वहाँ पे आके सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएगा। सो दिस इज व्हाट द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, एक इनहिबिटर है जो कि स्ट्रक्चरली एनालॉगस है सबस्ट्रेट का, वो आके बाइंड करता है एंजाइम की एक्टिव साइट पे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। लेकिन अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं टू द इन्फिनिटी तो उससे क्या होता है, वहाँ पे वापस से एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाता है और प्रोडक्ट बनने लगता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को दिखाने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 ग्राफ्स प्रेजेंट हैं। जो पहला ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट्स द माइकलिस-मेंटेन इक्वेशन और जो दूसरा ग्राफ है दैट इज द लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट। तो माइकलिस-मेंटेन इक्वेशन वाले ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये एक सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी कर्व है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर्म हो रहा है। जो ब्लैक लाइन से जो मैंने आपको ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिखाया है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इनहिबिटर एंड दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन विद इनहिबिटर।
अगर जो यहाँ पे इनहिबिटर नहीं होगा तो यहाँ का Km जो है वो नॉर्मल होगा, जो बेसिकली Km मैंने आपको बताया था, Km एक ऐसी सबसेट की कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ पे अपनी जो वेलोसिटी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी में अचीव हो जाता है। मैंने एंजाइम काइनेटिक्स के पहले पार्ट में आपको हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन को बहुत अच्छे से समझाया है। मैं उसका डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा हम देख सकते हैं, यहाँ पे इनहिबिटर की एब्सेंस है, यहाँ पे प्रेजेंस है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Km कम है, यहाँ पे Km ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो Vmax है वो कांस्टेंट है। Vmax चेंज नहीं हो रहा है लेकिन Km दोनों में चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब इनहिबिटर की प्रेजेंस होती है तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के बाद ही क्या होता है, Vmax, हाफ Vmax अचीव होता है। लेकिन इनहिबिटर की एब्सेंस में बिना सबस्ट्रेट को बढ़ाए नॉर्मल सबस्ट्रेट जो कॉन्सेंट्रेशन जो होती है हाफ Vmax को अचीव करने के लिए, उससे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन आगे बढ़ जाती है, यानी कि हाफ Vmax वहाँ पे अचीव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इनहिबिटर की प्रेजेंस में हमको Km की वैल्यू यानी कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना पड़ता है, उसी की वजह से हाफ Vmax हमें अचीव हो पाता है। लेकिन हाफ Vmax चेंज नहीं होता है, होता सेम ही है। और यही सेम रिप्रेजेंटेशन होता है इस ग्राफ का। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस 1 वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन की बात होती है। यहाँ पे वही सेम कहानी है, यहाँ पे 1/Km है, यानी कि ये जो ब्लैक लाइन जो है दैट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इनहिबिटर एंड ब्लू लाइन्स रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन विद इनहिबिटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनहिबिटर की एब्सेंस है, नॉर्मल Km जो होता है वो बन रहा है, हाफ Vmax अचीव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी Km की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि ग्राफ तो दोनों अलग हैं लेकिन वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Km की वैल्यू बढ़ रही है, हाफ Vmax सेम है। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इन बोथ द मैनर विच इज माइकलिस मेंटन इक्वेशन एंड लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। Here are some examples जहाँ पे क्या हो रहा है, एंजाइम और इनहिबिटर प्रेजेंट है। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का जो इनहिबिटर होता है दैट इज एलोपेरिनॉल। HMG को रिडक्टेज का जो इनहिबिटर होता है दैट इज लोवेस्टैटिन। और ट्रांसपेप्टाइडेज का जो इनहिबिटर होता है दैट इज पेनिसिलिन। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एलोस्टेरिक इनहिबिशन को नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी कहते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको यही बताया था कि एंजाइम होता है, एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, ये इसकी एलोस्टेरिक साइट होती है। एलोस्टेरिक साइट पे जब एक इनहिबिटर आके बाइंड करता है तो वो उसकी एक्टिव साइट को डिस्टॉर्ट कर देता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट वहाँ बाइंड नहीं हो पाता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, एक एक्टिव साइट की जगह दूसरी साइट है, एलोस्टेरिक साइट जिसको हमने बोला है, वहाँ पे एक इनहिबिटर आके बाइंड कर रहा है और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट वहाँ बाइंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक्टिव साइट बर्बाद हो चुकी है वहाँ की, उसका कन्फर्मेशन चेंजेस आ चुके हैं उसके अंदर और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। इसमें हमने ये जाना कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में ये था कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जब हम इन्फिनिटी पे लेके जाते थे तो वहां पे इनहिबिटर वहां से रिमूव हो जाता था। लेकिन यहाँ पे इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। जितना भी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा दें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ग्राफ पे, यानी कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन और वेलोसिटी कर्व पे। ठीक है, so inhibitor binds to an enzyme at a site distant from the active site and do not let the substrate to bind by distorting active site। यही मैंने आपको बताया कि एंजाइम की एक एलोस्टेरिक साइट होती है, एलोस्टेरिक साइट पे जब कोई भी इनहिबिटर आके बाइंड करता है तो उसकी एक्टिव साइट डिस्टॉर्ट हो जाती है। नो इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मोस्ट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर इरिवर्सिबल एंड इफेक्टिवली रिमूव द एंजाइम मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिस्टम। ज़्यादातर जो इनहिबिटर्स होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एंजाइम ही वहाँ से रिमूव हो जाता है, क्योंकि वो उसकी Vmax को या हाफ Vmax को कम कर देता है या चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो रिएक्शन होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वहाँ पे उस एंजाइम को ही रिमूव करना पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से ग्राफ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो Vmax में चेंजेस आते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वो एंजाइम ही वहाँ से रिमूव हो जाता है। चलिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगर हम दोनों ग्राफ्स की बात करें तो ये जो पहला ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट्स द माइकलिस मेंटन ग्राफ, और ये जो है लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। माइकलिस मेंटन ग्राफ एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ होता है, जैसा कि आपको पता है, और ये इसमें जो Km की जो वैल्यू है वो सेम होती है, लेकिन इनहिबिटर की प्रेजेंस में हाफ Vmax जो है वो कम हो जाता है, लेकिन हाफ Vmax ज़्यादा रहता है विदाउट इनहिबिटर की एब्सेंस में। और अगर जो इसको हम लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट के बेसिस पे देखें तब भी वही है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हाफ Vmax यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है।
ज़्यादा कम इसलिए क्योंकि यहाँ अगर वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये वैल्यू जो है ये ज़्यादा हो जाएगी, ये वैल्यू कम हो जाएगी। दोनों प्लॉट सेम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस ये लीनियर प्लॉट है इसीलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, इसीलिए हम दोनों प्लॉट को स्टडी करते हैं, दोनों ग्राफ्स को स्टडी करते हैं। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि KM तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन जो हाफ Vmax की जो वैल्यू है वो दोनों के लिए डिफर है। दोनों मतलब एक इनहिबिटर की प्रेजेंस में और एक इनहिबिटर की एब्सेंस में। अगर इनहिबिटर प्रेजेंट होगा तो हाफ Vmax कम हो जाएगा, लेकिन अगर इनहिबिटर एब्सेंट होगा तो हाफ Vmax वही रहेगा जो नॉर्मल हाफ Vmax किसी भी एंजाइम के KM की वैल्यू के बेसिस पे होता है। सो दिस वाज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम लोग। Common examples are heavy metals that interact with amino acids of enzymatic proteins and inhibit their action। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो होते हैं प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, तो एंजाइम का जो बेसिकली जो प्रोटीन का एक अमीनो एसिड पैटर्न होता है वो इंटरैक्ट करता है इनहिबिटर के साथ और इनहिबिट करता है एंजाइम के एक्शन को, जिसके एग्जांपल्स हैं साइनाइड जो होता है वो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है, फ्लोराइड जो होता है वो इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, और जो बैल यानी कि ब्रिटिश एंटीलियोसाइड जो है दैट इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर हैवी मेटल पॉइजनिंग। बेसिकली जो इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो हैवी मेटल्स ही होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला इनहिबिशन जिसका नाम है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जो इनहिबिटर होता है दैट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड प्रिवेंट्स द रिलीज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट से मिला, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। यहाँ पे अगर जो इनहिबिटर नहीं होता तो प्रोडक्ट बन जाता, एंजाइम रिलीज हो जाता, लेकिन यहाँ पे इनहिबिटर की प्रेजेंस है। इनहिबिटर की प्रेजेंस में सबस्ट्रेट के साथ जब यहाँ कॉम्प्लेक्स बन चुका है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसकी वजह से प्रोडक्ट रिलीज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से या बढ़ाने से क्या हो रहा है, इनहिबिशन भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं, जितना एंजाइम ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम सबस्ट्रेट्स को उससे बाइंड करेंगे। सबस्ट्रेट जितना ज़्यादा बाइंड होगा इनहिबिटर उतना ज़्यादा बाइंड होगा, क्योंकि इनहिबिटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ही बाइंड कर रहा है, नॉर्मल एंजाइम से बाइंड नहीं कर रहा है। जब सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा तभी इनहिबिटर आके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पे बाइंड करेगा और उसको इनहिबिट करेगा। So inhibitor forms a complex with enzyme substrate complex and prevent the release of product from the complex. Increase in substrate concentration increases inhibition. जितना substrate concentration बढ़ेगा उतना ही inhibition भी बढ़ता जाएगा। Hence both the Km and Vmax is change. इसीलिए Vmax और Km दोनों ही चेंज होंगे इसमें, क्योंकि जितना substrate को हम बढ़ाएंगे उतना ही Vmax हमारा कम होता जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग देख लेते हैं। अगर हम बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, तो ये हम देख सकते हैं कि लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट यहाँ प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 1 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, 1 वेलोसिटी या रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे जो 1 Km की वैल्यू आ रही है ये ओल्ड वैल्यू है। लेकिन जैसे ही हमने इनहिबिटर को प्रेजेंट कर दिया, इनहिबिटर को वहाँ पे हमने डाल दिया, उससे क्या हुआ कि एक नई Km की वैल्यू आ रही है और Km यहाँ पे कम हो रहा है। सेम टू सेम जैसे यहाँ पे हाफ Vmax की वैल्यू है, इनहिबिटर डालने के बाद यहाँ भी हाफ Vmax की वैल्यू हमारी कम हो रही है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट द अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लुक्स लाइक, और यहाँ पे बेसिकली दोनों ही वैल्यूज कम हो रही हैं। अगर एग्जांपल की बात करें हम अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के, तो लिथियम आयन जो होता है वो इनहिबिट करता है इनोसिटॉल मोनोफॉस्फेट को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर्स। बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए हमारा ये लिथियम आयन जो होता है एज अ अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर काम करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब हम आज का लास्ट इनहिबिशन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इरिवर्सिबल इनहिबिशन, और उसमें हम पढ़ेंगे सुसाइड इनहिबिशन को। अगर हम बात करें सुसाइड इनहिबिशन या इरिवर्सिबल इनहिबिशन की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इनहिबिटरी सबस्ट्रेट एनालॉग यानी कि सबस्ट्रेट की तरह एक इनहिबिटर वहाँ पे एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड कर रहा है, इरिवर्सिबली बाइंड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट linkage is converted to active inhibitor which binds irreversibly by means of covalent linkage to the active site of the enzyme, and it plays an important role in therapeutic effect of large number of medicines। यानी कि एक therapeutic effect दिखाने के लिए large number of medicines में हम इसको suicide inhibition को यूज करते हैं। चलिए इसको हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो हम एक छोटे से एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि सुसाइड इनहिबिशन क्या होता है। बेसिकली इसमें हम दोनों तरह के इनहिबिशन देखेंगे, रिवर्सिबल भी देखेंगे और इरिवर्सिबल भी देखेंगे। मैंने आपको जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन पढ़ाया था अभी, तो ये बताया था कि जो एलोपिरिनॉल होता है वो इनहिबिटर होता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का, जो कि हाइपोज़ैंथीन को ज़ैंथीन में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। ठीक है,
अब क्या हो रहा है, अब जो एलोप्यूरिनॉल जो इनहिबिटर है वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज के साथ एलोज़ैंथीन नाम का एक कंपाउंड बना रहा है जो कि एलोप्यूरिनॉल के ऑक्सीडेशन से हुआ है, बना है, ठीक है। एलोज़ैंथीन क्या होता है, एलोज़ैंथीन एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है और सुसाइड इनहिबिशन करवाता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का, जिसकी वजह से यूरिक एसिड प्रोडक्शन बंद हो जाता है। सो हाइपोज़ैंथीन से यूरिक एसिड बनने के लिए दोनों तरह के जो इनहिबिशन है वो काम आते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिशन भी और इरिवर्सिबल इनहिबिशन भी। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो एलोप्यूरिनॉल होता है दैट इनहिबिट्स द यूरिक एसिड प्रोडक्शन। ये जो रिएक्शन है दिस इज द रिएक्शन ऑफ प्यूरिन कैटाबॉलिज्म, जहां पे यूरिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट की तरह काम करता है। बेसिकली हाइपोज़ैंथीन से ज़ैंथीन बनता है विद द हेल्प ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, जिसको कंपेटिटिवली या रिवर्सिबली इनहिबिट करता है प्यूरिनॉल, और प्यूरिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज बनाता है एलोज़ैंथीन, और एलोज़ैंथीन इनहिबिट करता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इरिवर्सिबली, और इसको हम लोग सुसाइड इनहिबिशन कहते हैं, और वो यूरिक एसिड प्रोडक्शन को बंद कर देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सुसाइड इनहिबिशन और इरिवर्सिबल इनहिबिशन। सो दैट्स वाज ऑल फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।